उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू के तौर पर विरासत को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभालना और पिता के दिए संस्कारों को भी बनाए रखना एक कौशल की मांग करता है। आज हम महिलाएं में जो मेहमान हैं, वो इस हुनर में माहिर हैं और उनका नाम है अपर्णा बिष्ट यादव। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव अब प्रदेश की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा हो चुकी हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राजनीति को ही ओढ़ने बिछाने वाले परिवार में आना अपने साथ कई तरह की चुनौतियों और सवालों को भी लेकर आया। अपर्णा ने उन सब से अपने लिए रास्ता निकलवाया और आखिरकार राजनीति में भी कदम रखा। संगीत की शिक्षा दीक्षा और विदेश में पढ़ाई करने वाली अपर्णा के जीवन में एक बेटी और एक बहू के बीच में कई मोर्चे खुले। अपर्णा उन सब से निपटी और इस बात की मिसाल बनी कि किस तरह से एक महिला पानी की तासीर के साथ चलती है और हर सांचे में बिना किसी शोर शराबे के ढल जाती है। हम महिलाएं के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल और इस बार हमारी खास मेहमान है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव एक ऐसा नाम जो कि सशक्त महिला की परछाई है। अपर्णा यादव एक ऐसी शख्सियत जिनमें कवि, पत्रकार, संगीतज्ञ, सुलझी हुई नेता ये सब कुछ समाये हुए हैं। अपर्णा यादव जो आज सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पहचान है। पहचान कॉन्फिडेंस की, पहचान विश्वास की, पहचान सुलझे समझदार दिमाग की, पहचान एक बेहतरीन इंसान की। आज देश उस अपर्णा यादव से मिलेगा जिसे आज तक न कभी जाना गया और न ही शायद आपने देखा होगा। हंसता मुस्कुराता चेहरा, कंपोज्ड पर्सनालिटी, सुलझा दिमाग। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ शुक्रिया भी कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और हमारे शो का हिस्सा बनी। आप बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी। जी अपर्णा जी, उत्तराखंड से लेकर लखनऊ, समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी, एक महिला होने के नाते कितने उतार चढ़ाव आपने देखे? मैं समझती हूँ कि महिला का जो जीवन होता है वो एक पहाड़ की तरह होता है और जब भी आप बड़े बड़े माउंटेनियर्स से पूछेंगे, जो पहाड़ में लोग रहते हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि मैं एक पहाड़ी मेरा पेट्रियार्की पहाड़ी है, मेरे पिताजी माताजी पहाड़ी हैं और मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगी, शादी उत्तर प्रदेश में हुई है तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो जो हूँ उत्तर प्रदेश की ही बेटी हूँ। पर मेरी समझ से जो है जीवन महिला का हमेशा पहाड़ की तरह होता है, चढ़ते जाना होता है और कभी रुकना नहीं होता है। हाँ, कभी कभी लगता है कि आप जो है इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, पर मुझे लगता है जब स्वयं को व्यक्ति पहचान जाता है, स्वयं को महिला मुझे लगता है आत्मसात कर लेती है, अपने स्वयं के भीतर जो शक्ति है उसको आत्मसात कर लेती है, तो आई थिंक वो कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है सोसाइटी की तरफ। जी, आप पत्रकार की बेटी हैं, यादव खानदान की बहू हैं और अब बीजेपी नेत्री भी हैं। हर रोल में इतने अच्छे से खुद को कैसे ढाला आपने? मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है और मेरे बड़ों का बहुत आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे एक बेहतर बेटी, एक बेहतर बहू, एक बेहतर समाज सेविका, एक बेहतर नेता के रूप में अपनाया है। और मैं हमेशा से ये कहती आई हूँ सभी को कि हमेशा अपने बड़ों का, अपने जो इर्द गिर्द आपके सपोर्टर्स हैं उनके लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वाद बहुत सारे हैं मगर धन्यवाद बहुत कम है। धन्यवाद देते रहना चाहिए। जी, जरा ये बताइए, कभी कोई धर्म संकट जैसी सिचुएशन भी आती है क्या? यादव खानदान की बहू आप हैं और बीजेपी नेत्री भी हैं, इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाती हैं? मुझे लगता है कि अपनी प्रायोरिटीज को बहुत ही स्पेसिफिक कर लेना चाहिए व्यक्ति को, महिला हो चाहे पुरुष हो। और मैंने हमेशा से राष्ट्र को सबसे अपने आगे माना है, मेरी फैमिली से, मेरे अपने इंडिविजुअल सेल्फ से, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से, मेरी पर्सनल किसी भी चीज़ से। मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को मैंने हमेशा अहमियत दी है और मुझे लगता है कि कहते हैं ना, धर्मो रक्षति धर्मः, और जो है धर्म की रक्षा के लिए ही जो है एक तरह से धर्म बना है और राष्ट्र धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है।
अपर्णा जी, शादी से पहले और शादी के बाद हर लड़की के जीवन में परिवर्तन आते हैं। आपकी जिंदगी में क्या क्या और कैसे कैसे बदला? जैसे आपके शौक और प्राथमिकताएं तो बदली ही हैं। शादी से पहले आपको संगीत का शौक था और अब समाज सेवा को आप अपना धर्म कहती हैं। जी, मैं समझती हूँ कि देखिए, लड़की के जीवन में हमेशा जब भी कुछ भी होता है, जैसे व्यक्ति स्कूल जाता है या जो है स्कूल से कॉलेज जाते हैं या फिर कॉलेज से आप आगे आपकी नौकरी लगती है, आप किसी प्रोफेशन उसमें जाते हैं, तो चेंज इनएविटेबल है। प्रकृति नित्य बदल रही है। प्रकृति का ही स्वरूप जो है महिला है इस सृष्टि में। और मुझे लगता है कि जैसे अन्य महिलाओं के जीवन में चेंजेस आते हैं, क्योंकि देखिए, अपने पेरेंट्स के घर में आपको एक तरह की फ्रीडम होती है। आप जब स्कूल में होते हैं तो आप मानसिक रूप से जो है अन्य जिम्मेदारियों की आप पे बोझा नहीं पड़ता है। तो सेम मुझे लगता है कि भारत की किसी भी बेटी पर जो एक मानसिकता का एक मुझे लगता है फ्रीडम होना कि भाई अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमें बहन को देखना, ना हमें भाई को देखना है, और ना हमें पापा की चिंता होनी चाहिए, ना माता जी की चिंता होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। सिर्फ हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और हमें मार्क्स अच्छे लेकर के आने हैं। अगर हमारे स्कूल या कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें हमारा जो भी शौक है, जो भी टैलेंट है, उसमें हमें अपना प्रदर्शन सबसे सर्वोत्तम करना चाहिए। उसी प्रकार से जीवन में जब मेरी जो है ये सारी चीजें हो गई और शादी हुई, तो मुझे पहली बार मैं बताना चाहती हूँ रचना जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता था। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि मैं मैनचेस्टर से पढ़ करके आई थी और कॉन्वेंट की छात्रा रही हूँ। तो हालांकि हम लोगों ने अपने स्कूल में भी साड़ी वाड़ी पहन करके गए, पर अमूमन माता जी या हमारी जो बड़ी बहन थी उसने हमारी मदद कर दी, या कोई सीनियर्स होते थे उन लोगों ने मदद कर दी। बट यहाँ इस घर में हमेशा ही शुरू शुरू में साड़ी पहनने का बहुत एक रिवाज था कि घर की छोटी बहू है, शुरू शुरू में साड़ी ही पहनेगी, इस तरीके का एक सिस्टम था। हर घर में अलग अलग सिस्टम होता है। हालांकि फिर बाद में उन्होंने सूट्स के लिए भी अलाउ कर दिया। पर मुझे लगता है कि शुरू शुरू में आई हैड अ वेरी टफ टाइम, बट मदर इन लॉ सपोर्टिव थी मेरी। तो मुझे लगता है कि जो है अच्छा रहा मेरे लिए। जी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनका धन्यवाद है आपके इस मंच से। जी। अच्छा, आपने इन लॉज का जिक्र किया, मैं इन लॉज को लेकर आपसे सवाल करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने कहा कि साड़ी तक पहननी नहीं आती थी, हर तरह का सपोर्ट आपको यहाँ ससुराल में मिला, क्या राजनीति में भी वैसा ही सपोर्ट मिला? और वो कौन सा वक्त था जब आपको लगा कि राजनीति में आवाज आना चाहिए? मैं हमेशा से समाज सेवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती थी। मेरा बैकग्राउंड भी एनएसएस का रहा है। कॉलेज टाइम पे मैं नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़ी हुई थी और मैंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया, अंडर प्रिविलेज सेक्शन की मदद करती रही मैं। पर मुझे ये प्रेरणा काफ़ी ज़्यादा जो है स्कूल के एनवायरनमेंट और स्कूल के एटमॉस्फेयर से भी मिली। तो वहाँ पर भी जो है नन्स वगैरह जो है गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना, और काफ़ी सारे ऐसे कैंप्स लगते रहते थे जिसमें दवाइयों का वितरण होना या इस तरीके की कई सारी चीज़ें, ब्लड डोनेशन कैंप लगते रहते थे। तो मुझे ये लगा कि मुझे अपना कुछ काम शुरू करना चाहिए। उस समय जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो निर्भया केस के लिए सबसे पहला प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश ने बड़े स्तर पे किया तो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि अपर्णा यादव की ऑर्गेनाइजेशन खड़ी थी। हमने लगभग जो है 20-25 हजार लोग 10-90 पर इकट्ठा किए थे और काले दिवस के रूप में उस दिन को मनाया था जब हमने निर्भया के जुवेनाइल को बोला था कि ये भी एक क्रिमिनल है। बाद में कोर्ट ने भी उस पर एक्शन लिया, जिसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि देश की आवाम का, देश की पूरी जनता का ये एक विश्वास था कि जो है इस तरीके का जो भी कृत्य हुआ है ये बहुत ही हिंसात्मक है और इस पे जो है कड़ी सजा मिलनी चाहिए जुवेनाइल को। अच्छा, इन लॉज और बाकी फैमिली मेंबर्स को लेकर कुछ बताइए, खासतौर से नेताजी। वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई थी जब आप बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नेताजी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी। मैं समझती हूँ कि आदरणीय नेताजी एक वटवृक्ष के समान हैं, हम सबके लिए आदरणीय हैं, हम सबके लिए बड़े हैं
उनका वरद हस्त हम लोगों के सभी जो फैमिली में हैं उन पे है। और मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के जो भी मैंने अच्छे बड़े फैसले लिए हैं उनमें हमेशा मैंने जो है नेताजी का, अपनी माताजी का आशीर्वाद लिया है। और मैं समझती हूँ कि नेताजी ने हमेशा मुझे जो है अच्छी सीख दी है, अच्छी समझ दी है और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मुझे ग्रूम किया है। और मैं आजीवन उनके मतलब प्रति बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगी। अपर्णा जी, आपने दिल की सुनी है, बड़े और कड़े फैसले भी लिए हैं। ऐसा क्या है जीवन में जो अभी भी करना बाकी है? कोई सपना, कोई ऐसी ख्वाहिश? देखिए, सपने भी बहुत सारे हैं, सपने देखने कभी बंद नहीं करने चाहिए। और अब्दुल कलाम साहब ने तो बोला है कि सपने जो है जागते हुए देखिए, इनका दौड़ दौड़ करके पीछा करिए और इनको सच करने का एकदम बूता रखिए। तो मुझे लगता है कि यू हैव टू कीप ड्रीमिंग, बट ड्रीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने सपने देख लिए, उसके प्रति आपने कुछ काम नहीं किया। तो कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। गीता का एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहें, अपने फल की इच्छा ना करें। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि मेल डोमिनेटिंग कंट्री का हम हिस्सा हैं। एक महिला के लिए कितना मुश्किल है अपने लिए जगह बनाना, खुद को साबित करना, और खास तौर से राजनीति में। देखिए, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। और जिस तरीके से इस समय मैं समझती हूँ कि एक माहौल बदला है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है, महिलाओं को जो है सर्वोच्च पद पर बैठने का, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो पूरे कंट्री में हो, चाहे हमारी वो राष्ट्रपति जी हो आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, चाहे हम मेरे खुद की स्टेट की गवर्नर हो आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, तो मैं समझती हूँ कि और भी स्टेट्स में एग्जेम्प्लीफाई किया है कि कोई भी महिला जो है सर्वोत्तम पद पर बैठने की क्षमता रख सकती है। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो देश के लिए उन्होंने जो है अनुकरणीय फैसले लिए हैं, एक बहुत अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर साबित हुई हैं वो। और ऐसी तरह से जितनी भी मैं कहूँगी कि महिलाएं हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, एक मौका मिला है इन लोगों को आगे आने का। और ये तभी होता है जब आप माइंडसेट में चेंज लाते हैं। तो हाँ, पेट्रियार्कल है, सब कुछ है, ये अंडरस्टूड है ये बात, पर जो है नामुमकिन कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा शो ही हम महिलाएं हैं, तो महिला होने के नाते ये जरूर बताइएगा कि एक महिला के तौर पर प्राउड फीलिंग कब आई थी ज्यादा? यादव खानदान की छोटी बहू बनकर, या फिर बीजेपी नेत्री बनकर, या फिर वो मूवमेंट अभी आगे आने वाला है? मैं अगर आपसे एकदम अपने हृदय की बात कहूँ तो मैं कहूँगी कि जब मैं पहली बार माँ बनी तो मुझे सबसे अच्छा लगा, एंड आई फेल्ट एज अ कंप्लीट वुमन, क्योंकि मुझे लगता है मातृत्व प्राप्त करके किसी भी महिला को सबसे अच्छा लगता है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है भगवान की। एक माँ के तौर पर बहुत खूबसूरत एहसास आप हमारे दर्शकों के साथ बांट रही हैं। अपर्णा जी, एक महिला कोमल हृदय की कही जाती है, बड़ी जज्बाती होती है। राजनीति में रहते हुए अपने जज्बातों को कैसे संभालती हैं आप? क्या करती हैं इसके लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि जज्बाती होती हैं महिलाएं, पर हमें जो है टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, लॉ का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और जहाँ तक है राजनीति की बात, राजनीति भी देखिए जज्बात के साथ ही होती है। अगर आप में जज्बा ना हो कि आप राष्ट्र के साथ, आप राष्ट्र धर्मता के साथ, आप राष्ट्र प्रेम के लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, तो आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। या आपको कोई और अगर जो है पॉलिटिकल थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप उस पॉलिटिकल थ्योरी के साथ किसी और पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक देखिए जज्बाती होता है। और मुझे लगता है महिला में हमेशा से ये गुण ईश्वर ने दे रखा है कि वो अपने जज्बातों को पूरा करना भी जानती है। अच्छा, ये बताइए, जब आप छोटी थी तो न्यूज एंकर बनना चाहती थी, ये सोच कैसे और क्यों बदल गई? और अगर आप पत्रकार होती तो सवाल पूछती, अब आप सवाल झेल भी रही हैं, उनका जवाब भी दे रही हैं, ऐसा होता है। अब दोनों में से क्या पसंद आता है? कुछ नहीं, मैं फादर क्योंकि मेरे पत्रकार थे और जो है उस समय दूरदर्शन बहुत चलता था, तो जब भी जो है न्यूज़ आती थी
तो मैं हमेशा से टीवी देखती थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोई महिला जो है इतनी सुंदर सी, इतनी अच्छी सी साड़ी पहन करके और जो है बातचीत कर रही है, सवाल कर रही है। और बाद में भी मैं जो है बड़ा प्रेरित रहती थी। हालांकि मुझे जो है हर बच्चे का मन करता है कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, तो मुझे भी मन करता था कि फादर को देख करके कि भाई चलो न्यूज़ रिपोर्टर ही बन जाते, न्यूज़ एंकर बन जाते, टीवी पे बोलेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे और अच्छा लगेगा, मेरे फादर को प्राउड होगा। तो ये फीलिंग आती थी मेरे मन में। संस्कृत के श्लोक हो, छंद हो या फिर संगीत हो, आप सभी में पारंगत हैं। हमारे दर्शकों के लिए सभी का छोटा छोटा हिस्सा आप जरूर सुनाइएगा, क्योंकि आप बीजेपी में भी हैं और बीजेपी तो प्रभु श्री राम की बात करती है, तो प्रभु राम से जुड़ा हुआ ही कुछ हो जाए। देखन मृग में सबिहग तरु, फिर ही बहोर बहोर, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़, जान कठिन से विचाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब चाहत जान के जाने, सुख सने शोभा गुण खाने, परम प्रेम मैं मृदु मस्किनी, चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवान भवन बहोर, बंदी चरण जोर कर बोल, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिनी दुति गाता। जी, ये बहुत लंबा है, पूरी स्तुति है भगवती की। जी अपर्णा जी, आपकी आवाज इतनी सुरीली है कि लालच और बढ़ गया है। कुछ और हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए, कुछ अलग सा, सौंदर्य रस, वीर रस, प्रेम रस, जो आपको पसंद हो। सुध बुध हराई सखी मोरे, सुध बुध हराई सखी मोरे, सावरो धनुधारी, चितवन कछु मंत्र कीनो लेनो, मन छीनो। तो यहाँ सीता माता कह रहे हैं कि उनकी सुध बुध हर ली है किसी ने, और बड़ा सुंदर सा एक धनुर्धारी श्याम रंग का जो है मेरे सामने है, अशोक वाटिका में है वो, और जो है वो देख रही हैं, वो बोल रही हैं इनसे, अपनी सखियों से। तो नैनन भरे सौरंग पाने, नैनन बसे सौरंग पाने, दरस बिना निस दिन तड़पत जिया रे मोरा, जैसे जल बिना मीना। जैसे जल के बिना मीन है यानी मछली है, वैसे ही प्रभु श्री राम के बिना जो है अगर उनका दर्शन ना हो तो सीता माता को बड़ा दुख होता है। ऐसा वो वृत्तांत अपनी सखियों को सुना रही हैं। ये था इसका मतलब। जी, आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत खूब, बहुत खूब। मन तो कर रहा है अपर्णा जी कि आप गाती रहें और हम आपको यूं ही सुनते रहें, लेकिन मैं जानती हूं कि आपका समय कीमती है और आपने बहुत मुश्किल से इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में देश की महिलाओं के लिए, यानी कि आधी आबादी के लिए, हम महिलाएं के दर्शकों के लिए अपर्णा यादव का क्या संदेश है? मैं समझती हूँ कि देश की जो आधी आबादी है, सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम सभी के जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर हम मुश्किल समय से ज़रूर गुजरेंगे, मगर हमें बहुत ही मजबूती के साथ अपनी कमर कस के लड़ना पड़ेगा, चाहे हमें किचन में हो, चाहे हमें जो है समाज में हो। और अपने हक की लड़ाई कभी मत बंद करिएगा। कहीं अगर आपको लगता है कि किसी तरीके का डिप्रेशन है या किसी तरीके की एग्जाइटी है, मैं हमेशा कहूँगी आप लोग आपस में ग्रुप्स बनाइए, बात करिए और इसका हल ढूंढिए, और ज़रूर जो है आध्यात्म की तरफ ज़रूर आकर्षित रहें, क्योंकि आध्यात्म ही जीवन का असली सच है। और सभी को कहूँगी मजबूती के साथ अपने इरादों को, अपने सपनों को पूरा करने, और ये मत सोचे कि अभी हमारे पास रिसोर्सेज यानी जो है किसी चीज़ की कमी है, पर जो है हमेशा इरादा मजबूत रखेंगे तो जो है ज़रूर आगे अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जी,
अपर्णा यादव जी, आपने वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जितनी भी अपनी सोच रखी है समाज सेवा के आधार पर, आप आगे बढ़ें, आप अपने लक्ष्यों को हासिल करें। ITV नेटवर्क की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे शो का हिस्सा बनी।